Hello student, good morning. Welcome to you in online computer class from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. इस वीडियो सीरीज़ में हमने अभी तक दो वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ा है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, मेमोरी के बारे में पढ़ लिया। आज का जो वीडियो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक 50। अब ये 50 क्या है? तो स्टूडेंट ये 50 एक नंबर है, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब ये क्या बन गया? एक इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 50, और पहले सिर्फ 50 था, तो ये एक डेटा था। अब यहाँ पर इसको अच्छे से और समझते हैं। देखिए कंप्यूटर, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में डेटा क्या हो रहे हैं? इन हो रहे हैं। और डेटा जब इन होता है तो हमें आउटपुट मिलता है। ये इनपुट है इसका और ये आउटपुट है। डेटा इसमें इनपुट होते हैं और इन्फॉर्मेशन आउट होती है। ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये बोलेंगे इन्फॉर्मेशन क्या होती है? तो डेटा प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर देन मेक इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड डेटा कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। एंड इन्फॉर्मेशन, अब डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन कॉल्ड डेटा। कि जब इन्फॉर्मेशन को यानी सूचना को कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस नहीं किया गया होता है सूचना को, तो वो क्या रहता है? डेटा ही रहता है। देखिए, एक कंप्यूटर इज प्राइमरीली और प्रोसेसिंग डेटा, यानी कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को प्रोसेस ही करता है। कंप्यूटर का यही काम है और दूसरा कोई काम नहीं है, प्रोसेसिंग करना ही है एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन। ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिडर एवरीथिंग एज डेटा बीट इंस्ट्रक्शन। और जो कंप्यूटर सिस्टम है वो जो एक तो निर्देश, इंस्ट्रक्शन है, पिक्चर है, सॉन्ग है, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ये क्या करता है? कंप्यूटर उसके अंदर उनके ऊपर प्रोसेस करता है। डेटा कैन ऑल्सो बी रो एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। तो डेटा क्या होता है? रो यानी कि कच्चे, और अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित नहीं है। फैक्ट्स दैट आर प्रोसेस्ड टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी जो डेटा होते क्या होते हैं? रो एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होते हैं। तो उनको क्या करते हैं? प्रोसेस टू गेट, उनको प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या मिलता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा एंड इट्स टाइप, अब पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है स्टूडेंट। डेटा एंड इट्स टाइप, डेटा क्या होता है? देखो, डेटा जब इसमें स्टोर होता है, आपके पूरे नंबर्स हैं, करेक्टर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, ये सारे डेटा होते हैं। अब इन डेटा को देखिए, कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर के पास बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। जैसे देखिए कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में हम क्या इनपुट कर सकते हैं? डेटा को, जैसे नंबर को, स्पेशल करेक्टर्स को, अल्फ़ाबेट्स को, ये सब कीबोर्ड से जाएंगे। अब वॉइस है, वो आपके माइक से इनपुट हो रही है। बार कोड रीडर है, वो कोई अलग अलग टाइप के जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं, वो अलग अलग टाइप के डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। और सारे जो डेटा होते हैं वो 0-1 की फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इन फ्यूचर कभी भी हमें वो चाहिए तो उनको हम क्या करेंगे? ह्यूमन बीइंग रीडेबल फॉर्मेट में लाकर उनको रीड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा, अब डेटा क्या है? उसमें सब स्टोर हो गया, और डेटा को स्टोर करके अगर उनको वापस हम रिट्राइवल करते हैं, उनको देखते हैं, डेटा को वापस हमें यूज़ करना है, अगर वो कोई बढ़िया फॉर्मेट में नहीं होंगे तो उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। डेटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर होगा तो हम उनका कभी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, डेटा विच फॉलो द स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर इज इजी टू कंप्रेस टू कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। सच डेटा विथ ए प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट। अगर कोई भी डेटा है वो एक टेबुलर फॉर्मेट में बना हुआ है और उसमें डेटा एक ही टाइप के हैं। देखिए रोल नंबर, नेम, मंथ, अटेंडेंस है इन मंथ,
तो ये सब डेटा क्या है, एक टेबल के अंदर क्या है लिखे हुए हैं। तब ये जो डेटा है ना आपका स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं इनको, क्योंकि जब स्ट्रक्चर डेटा होगा एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में और डेटा ऑर्गेनाइज होंगे, तो कभी भी आप कोई भी डेटा को फाइंड आउट करना तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली मर्ज कर सकते हैं, इजीली इसमें न्यू एलिमेंट्स यानी कि न्यू डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम क्या इजीली हम कर सकते हैं। बट डेटा आपका अनऑर्गेनाइज्ड होगा यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स अपने सामने आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यहाँ पे बताया गया है, डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इस एग्जाम्पल्स में क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर लोगो भी यानी कि एक पिक्चर भी इसमें, ये ग्राफ भी डाल दिया, यहाँ पे स्पेशल सिंबल भी है, सिग्नेचर भी है। तो ये सारे डेटा क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि एक ही नंबर नहीं है, इसमें सब कुछ वीडियो है, सॉरी वीडियो नहीं, ये लोगो वगैरह यानी पिक्चर वगैरह है, ये सब ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, स्पेशल पोस्ट है, ये सारे एक ही जगह आते हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता है। इसमें मोर डेटा यानी कि इन लार्ज ऑफ डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, इसमें कुछ स्पेशल कुछ रिकॉर्ड ही हम इसमें स्टोर करके रखते हैं। तो ये होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, कुछ तो इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर्ड होगा और कुछ क्या होगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे ये टेबल के अंदर बताया गया, यहाँ पे जो सारे जो टेबल है यहाँ पे देखिए सब नेम है, अब ये मंथ है, अब ये, लेकिन यहाँ पे कुछ पूरा एक फॉर्मेट यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ये क्या मंथ है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, नेम, यहाँ पे मंथ लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्लास लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे अटेंडेंस लिखनी चाहिए थी। बट हमें डेटा तो मिल रहा है, बट ये डेटा क्या है, किसके बारे में लिखा हुआ है, ये नहीं पता लग रहा। बट यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है वो नहीं लिखी है, तो अब ये क्या है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, बट इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स है। तो ये हो गया आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। देखो सबसे पहले क्या, डेटा को कैप्चर करना, उनको स्टोर करना और रिट्राइवल करना। तो डेटा को कैप्चर करने का मतलब क्या है, जब डेटा आपके बाहर हैं, कंप्यूटर से बाहर है, कंप्यूटर के सीपीयू में डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, तो डेटा को कैप्चर करके लेके आएंगे। देखिए ये कैप्चर किया जा रहा है, बार कोड रीडर को हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये बार कोड को हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन बार कोड रीडर है, इस जो कोड को क्या करेगा, पढ़ेगा और कंप्यूटर के अंदर कैप्चर करके स्टोर कर देगा। और स्टोर एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, जो भी कभी इन फ्यूचर हमें चाहिए, जैसे बिल जनरेट करना है, वो इसी से ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो वो सारे जो डेटा स्टोर होंगे, ये डेटा स्टोर करने का यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर, यानी कि डेटा को हम इस कैप्चर करके स्टोर करके रख लेते हैं, जब हम उनकी ज़रूरत होती है, जब उनकी नीड होगी यूज़र को, तो उसी के टाइम वो उनको प्रोसेस कर लेगा, बाद में कभी भी उनको प्रोसेस कर लेगा और उनको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका डेटा रिट्राइवल। डेटा रिट्राइवल क्या मतलब, जब डेटा स्टोर हो जाता है तो उनको यूज़ करना, वापस उनको रीयूज़ करना इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये होता है आपका डेटा रिट्राइवल। इन्वॉल्व्स फैचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, यानी कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर है, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है। अब उनको उसको यूज़ करना है वापस, तो फैच कर लेंगे, डेटा को क्या करेंगे, फैच कर लेंगे, उनको यूज़ कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। डेटा को डिलीट करना, डेटा को डिलीट करना मीन्स अगर क्या होता है कि कई बार क्या है, एक्सीडेंटली कुछ डेटा, अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अब डिलीट हो गया डेटा, देन क्या करें, वो तो बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट, कभी भी डेटा डिलीट नहीं होता, अगर परमानेंटली भी डिलीट कर देते हो तो भी वो कंप्यूटर में रहता ही है, उसका एड्रेस यानी उसका पाथ डिलीट होता है, वो खुद ओरिजिनल डेटा डिलीट नहीं होता। जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा डेटा आप ओवरराइट नहीं कर देते हो, उसमें लोड नहीं कर देते हो, तब तक डेटा डिलीट नहीं होता। तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, रिकवरी का यूज़ करके वापस उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी में लिखी हुई है। वन ऑफ द बिगेस्ट थीरियड्स एसोसिएटेड विद द डिजिटल डेटा इज़ द डिलीशंस, यानी कि बिगेस्ट थीरियड्स का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स, एरर्स। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एसोसिएट विद द डिजिटल डेटा है, डिजिटल डेटा के साथ में क्या है, डिलीशन, यानी कि डिलीट डेटा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। द स्टोरेज डिवाइस कैन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रेश। कई बार क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस के अंदर भी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आने के बाद में डेटा क्रेश हो जाते हैं,
डाउन रिजल्टिंग द डिलीटेशन द डेटा स्टोर, डेटा से डिलीट हो जाता है, तो देन हम क्या करेंगे, उनको वापस रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिकवरी के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, तो रिकवरी में स्टूडेंट आपको थ्योरी आपको खुद को पढ़नी है। ये देयर अदर कंसर्न रिलेटेड अनवांटेड रिकवरी टू डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर सॉफ्टवेयर। आप कभी भी कोई भी डेटा को क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, तो अनऑथराइज्ड यूज़र या फिर उस सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना है, कोई ऑथोराइज सॉफ्टवेयर का यूज़ करके करना है, अदरवाइज आपके डेटा फिर से क्रैश होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ए सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एंड फंक्शंस कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देश और फंक्शंस का जो संबंधित निर्देश से होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, एक सेट होता है, उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इनकी कुछ स्लाइड्स भी मैंने आपको बना रखी हैं आपके लिए, ये मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये मैं आपको स्टूडेंट भेज दूंगा, ये आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब देर आर टू टाइप्स सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि जो सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम के लिए होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम को यूजेबल। सिस्टम क्या होता है आपका, हार्डवेयर। अब कंप्यूटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी दोनों चीज़ से मिलके बनता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग टूल एक यहाँ पर एक अलग है, ये यूजेबल नहीं है यूज़र के, ये मशीन को या फिर मशीन से रिलेटेड कोई ऐप होते हैं, उनको मेंटेनेंस से रिलेटेड ऐप होते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग टूल जैसे कि प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, कंपाइलर वगैरह होते हैं, उनके लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनली टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। अब इसमें देखिए हार्डवेयर है, CPU है, रैम है, हार्ड डिस्क है, ये सब क्या है, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के यूज़ नहीं होगा ना, तो उनको सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, और वही जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनल टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो आते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में। बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द कंटिन्यूटेड हार्डवेयर इज टर्म्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है, नेम इम्प्लाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रोवाइड, यानी कि कोई भी ऐप काम नहीं करेगा जब तक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है अपना हार्डवेयर, इसको H से इंडिकेट करते हैं। अब हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जैसे कि मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है, कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 जो कि लेटेस्ट वर्जन है विंडो की, ऐसे ही लिनक्स, यूनिक्स, विंडो 7, विंडो 90, खूब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये क्या सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर को चलाने के काम में आते हैं, इन हार्डवेयर को यूज़ करने के काम में आते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो प्ले स्टोर वगैरह से हम स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद में होता है स्टूडेंट यूज़र, इनको यूज़ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र। तो यूज़र को क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ पर लोड होंगे, OS पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको रन करता है, हार्डवेयर को। तो ये सिस्टम था। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम सम वन द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बताए गए, यानी कि ये जो सिस्टम अगर नहीं होता तो कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते। कि मोबाइल आपने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद में मोबाइल, न्यू मोबाइल होता है, उसमें कुछ ऐप होते हैं वो पहले से उसके अंदर इनबिल्ट आते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी ऐप उसमें के अंदर नहीं आती तो क्या यूज़ का, वो कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि जब तक हम प्ले स्टोर से हम कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे कोई भी यूज़ का नहीं होता है।
नेक्स्ट है सिस्टम यूटिलिटीज़, जो सिस्टम से रिलेटेड और यूटिलिटीज़ होती हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, सिस्टम यूज टू मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटीज़, यानी कि सॉफ्टवेयर, जो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो सिस्टम को मेंटेनेंस, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनर है, डिस्क डीफ्रेगमेंट है, ठीक है, और डिस्क कंपैरिजन सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम की यूटिलिटीज़, और सिस्टम के जो ऐप्स होते हैं उनको क्या करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस का काम करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। स्टूडेंट देखिए कि अपने पास कंप्यूटर है और हम प्रिंटर परचेज़ करके लेके आते हैं, तो कंप्यूटर को प्रिंटर से अटैच करते हैं तो डायरेक्टली काम नहीं करता है वो, उसके लिए उसके एक साथ में सीडी आती है, वो सीडी के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसका ड्राइवर होता है। यानी जब तक कोई भी हार्डवेयर है वो हार्डवेयर डायरेक्ट नहीं काम करता है, उसका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर उसका कोई ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो वर्क करना स्टार्ट करता है। तो कोई भी जो डिवाइस होती है उसका एक ड्राइवर होना ज़रूरी थे, उसके बिना वो काम नहीं करती है। इसके बाद में स्टूडेंट है, ये एक डायग्राम बताया गया है। देखो, यूज़र के इंटरफेस क्या है, एप्लीकेशन पे काम करता है, और प्रोग्रामिंग टूल पे। यानी प्रोग्रामिंग टूल क्या होते हैं, नए नए ऐप बनाने के जो लैंग्वेज होती हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज, वो होते हैं आपके प्रोग्रामिंग टूल। और ये सारे कहाँ पे यूज़ होते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ में। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या करते हैं, इनको रिपेयर करते हैं, इनको भी रिपेयर करते हैं। और ये सिस्टम यूटिलिटीज़ किस पे लोड होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर को रन करने के लिए डिवाइस ड्राइवर चाहिए, और डिवाइस ड्राइवर को लोड करने, उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूटिलिटीज़ हैं। और यूज़र इंटरफेस करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग टूल। ये प्रोग्रामिंग टूल मीन्स जब हम कोई नया ऐप बना रहे हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रोग्रामिंग टूल का होना ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग टूल क्या होते हैं, कंपाइलर वगैरह होते हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी हम पाइथन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में जो भी कोड लिखे जाते हैं वो कोड क्या होता है कि कंप्यूटर के अंडरस्टेबल नहीं होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा रीड नहीं किए जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपाइलर वगैरह, इंटरप्रेटर वगैरह चाहिए, जो ट्रांसलेटर होते हैं वो क्या करके देते हैं, कन्वर्ट करके देते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद में जो सारी जो लैंग्वेज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 0-1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इनको क्लासिफिकेशन बताया, इनका वर्गीकरण यहाँ पर बताया गया है। तो स्टूडेंट वेट देखिए यहाँ ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शन दैट फॉर्म 1 and 0। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि जब प्रोग्रामिंग करते थे तो 0-1 में की जाती थी, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, है ना। तो 0-1 में कोई भी कोड लिखें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप टू सिंप्लीफाइड द कोडिंग। अब इस प्रॉब्लम को दूर किया है, सिंप्लीफाइड कोडिंग करने के लिए अलग लैंग्वेज का यूज़ किया है। 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये टॉपिक मैंने पहले आपको बता दिया था। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं उनके अंदर जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो कंप्यूटर 0-1 में लिखी जाएंगी, और 0-1 में जो लिखी जाएगी लैंग्वेज वो डायरेक्टली कंप्यूटर क्या कर सकता है, उसको अंडरस्टूड कर सकता है। और इसके बाद में आती है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग कोड लिखी जाती है उन कोड को कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं अंडरस्टूड करता। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, उनका नाम है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये सारे यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये टॉपिक आगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, द ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज, ट्रांसलेट नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटर्न द असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो ये क्या काम करता है, कोड इन मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है, कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज को हम समझते ही हैं, बट कंप्यूटर नहीं समझता, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम नहीं समझते, तो ये क्या करता है, एक दूसरे को कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करवाता है। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये एक तो असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ठीक है। इंटरप्रेटर नहीं मिल रहा, कहाँ पर गया इंटरप्रेटर, तो आप देख लेना। अब ये देखो, ये रहा इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर। तो ये सब क्या होते हैं, देखो कंपाइलर कोई भी पूरे कोड को, पूरी प्रोग्रामिंग को एक साथ कन्वर्ट कर देता है 0-1 के अंदर, और असेंबलर और जो है इंटरप्रेटर है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं। एक लाइन आपने सही लिख दी कोडिंग की, तो ये दूसरी लाइन को चेक करेगा, अदरवाइज वहीं पर रुक जाएगा। तो कंपाइलर इज ए लेटेस्ट कन्वर्टर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम डेवलपर टूल। अब देखो ये प्रोग्राम डेवलपर टूल क्या होता है स्टूडेंट, ये जो टूल होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जैसे इसको आईडी ये देखिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को ये अपने सामने ऐसा प्लेटफॉर्म रखते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट मीन्स ये क्या है कि देखिए अभी कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए हमें कंपाइलर पे लिखते हैं कोडिंग और उसको रन कर देते हैं। बट आज के टाइम में जो लेटेस्ट जो मॉडर्न टाइम है, आज उन कंपाइलर का जो ज़माना चला गया, आजकल टाइम है IDE का, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि भी एक कंपाइलर पे एक ही लैंग्वेज रन हो। ऐसे कंपाइलर अवेलेबल हो चुके हैं जिन पे कोई भी लैंग्वेज आप रन कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं IDE। इसके साथ में कौन कौन से वो ऐप होते हैं, कौन कौन से ये प्रोग्रामर डेवलपर टूल होते हैं, जैसे कि पाइथन का है IDLE, नेटबीन्स, इक्लिप्स, एटॉम, लेजर्स, ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को रन कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की जो नीडेड होती है, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, और यूज़र क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए इनको डाउनलोड करता है, इनको इंस्टॉल करता है अपने कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सबके काम में आते हैं, सबके यूज़ में आते हैं, उनको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या होते हैं आपके एक मिनट स्टूडेंट, अभी ये ऐप था पेन वाला, ये वर्क नहीं कर रहा है सही से, चलो वैसे बताना पड़ेगा आपको। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो मतलब हर कोई यूज़ करता है उनको, जैसे GIMP, मोजिला वेब ब्राउज़र होते हैं, iTunes एक्सेट्रा, जो भी एडोब फोटोशॉप है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, या फिर जूम ऐप है, तो गूगल क्रोम है, ये सब क्या होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको कोई भी यूज़ कर सकता है, फ्री के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे ही कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो मतलब आपकी जो से रिक्वायरमेंट है कि मेरे को तो भाई स्कूल का ऐसा ऐप चाहिए या फिर बैंक का ऐप है, कोई भी ऐसे मतलब स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए गए जो ऐप होते हैं उनको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये पेड भी होते हैं, यानी कि इनको पे करके हमें बनाना पड़ता है अलग से, ठीक है। इनको यूज़र डिफाइंड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। प्रॉपर्टाइज ऑफ फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मार्केट में अभी जो हमने पढ़े हैं ये सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पेड वाले होते हैं, इनके पैसे दे के हमें यूज़ करने पड़ते हैं। बट यहाँ पर कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो फ्री के होते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स क्या होता है, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपन, कोई भी ऐप बना रहे हैं, तो जो कंपाइलर पे जो भी कोड लिखते हैं उनको बोलते हैं सोर्स कोड, और जिसके सोर्स कोड हमें मिल जाएँ वो होते हैं फ्री के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ अभी विंडो 10 हम यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर्स में, लेटेस्ट विंडो की है। बट ये जो विंडो 8 है, सॉरी विंडो 10 है, विंडो 10 क्या एक पैड है, पैड यानी इसको हमें पे करके यूज़ करना पड़ता है। बट मार्केट में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिनको हमको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, ठीक है, पाइथन का लिब्रे ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सारे फ्री के ऐप यानी कि फ्री के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, इनको बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हार्डवेयर पढ़ा आपने, CPU, रैम, डिस्क, ये सारे जो हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं इनको मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉयड है मोबाइल के अंदर, विंडो 10 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ये क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को मैनेज करके रखते हैं। जैसे प्रोसेसर है, भाई किसको प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी किस वर्क को देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल के अंदर हम गेम खेल रहे हैं या फिर कोई सॉन्ग है वो सुन रहे हैं, तो बीच में कॉल आ गया, तो सारे वर्क को रोक के कॉल वाला जो आया वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। प्रत्येक जो हार्डवेयर होता है, ईच हार्डवेयर को रन करना, उसको उसकी जो प्रोसेस में लेके आना, वो किसका वर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेस को मैनेजमेंट करते हैं, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है। मैनेजिंग का काम, कंट्रोलिंग का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। अब जो कंप्यूटर है आपका ओएस का यूजर इंटरफेस है, ये क्या, देखिए यूजर इंटरफेस मीन्स जैसे कि मैं यहाँ पर, अब देखिए ये जो आपके सामने जो डेस्कटॉप आ रहा है, तो ये जो डेस्कटॉप है, तो देखिए स्टूडेंट ये रिसाइकल बिन है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। इट मीन्स ये जो रिसाइकल बिन का आइकन है, ये क्या एक पिक्चर ही तो है, छोटी पिक्चर है। और ये जो माउस का पॉइंटर है, ये भी तो पिक्चर है। अब पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ, पिक्चर से पिक्चर पर क्लिक करता हूँ तो ये वर्क करेगी। इट मीन्स मैं पिक्चर का यूज़ करके कंप्यूटर के साथ में क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ या फिर इंटरफेस कर रहा हूँ। अब देखिए, अब पिक्चर का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स का यूज करके मैं कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन या फिर इंटरफेस कर रहा हूँ, दैट इज GUI। ये किसका एग्जांपल है, GUI, यानी कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का यूज है। ये यहाँ देखिए ग्राफिक्स यूजर। बट इससे पहले जो कंप्यूटर चलते थे उनके अंदर क्या कोई चित्र नहीं होता था, कोई ग्राफिक्स नहीं होता था, कोई फोटो हम इसमें नहीं डाल सकते थे, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन हो जाती थी। अब ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे हमें क्या, करेक्टर कीबोर्ड से हमें लिख के ही कुछ करना पड़ता था। तो ये जो सिस्टम था कमांड बेस इंटरफेस होता था। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम दोनों समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक डी ड्राइव ओपन करके रखता हूँ। ये देखिए, ये डी ड्राइव को ओपन किया मैंने, माउस से क्लिक कर रहा हूँ फटाफट, और माउस से क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये आपके सामने कुछ फोल्डर नज़र आ रहे होंगे। ये सारे फोल्डर क्या हैं, ग्राफिक्स ही तो है, छोटे चित्र तो हैं। और यहाँ पर मैं CMD का यूज़ करके जो पहले चलती थी विंडो, उसको ओपन कर लेता हूँ। कमांड बेस, कमांड प्रॉम्प्ट, ये मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसके बराबर में इसको रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, C:user RSCIT, ये लिखा। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को D लिखना है, ये D लिखा। और ये देखो मैं अब यहाँ पे कहाँ पे जा रहा हूँ, D प्रॉम्प्ट में। अब यहाँ पे D में हूँ, यानी ये क्या, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये है आपका GUI, ये CUI, यानी करेक्टर बेस्ड, और ये है ग्राफिक्स बेस्ड। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। देखो मेरे को फोल्डर को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक किया, न्यू पिक और फोल्डर, और यहाँ मैं एक फोल्डर का नाम देता हूँ ABC। ठीक है, कीबोर्ड से मैंने नाम टाइप किया, बाकी सारा काम किससे किया, माउस से किया है। इजीली मैंने एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर दिया GUI इंटरफेस का यूज़ करके। अब मैं चलता हूँ इधर CUI, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है इस पर। यहाँ पर मैं D ड्राइव में क्या क्या है मेरे को देखना है, तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से लिखा dir, ये कमांड होती है। जैसे मैंने dir का यूज़ किया तो इसमें खूब सारी जो डायरेक्टरी हैं ये मेरे को नज़र आने लग गई। तो इधर देखिए, इनको डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं, फोल्डर, और इधर क्या बोलते हैं, डायरेक्टरीज। तो देखिए इसमें ये पहली तो हाइड है और दूसरी अनहाइड है, यानी कि एडोब फोटोशॉप है। तो यहाँ पे देखिए मिल गया आपको एडोब फोटोशॉप, यानी ये भी D ड्राइव है, ये भी D ड्राइव है, बट इंटरफेस अलग अलग है। ठीक है, एक ग्राफिक्स इंटरफेस है, एक करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी जो भी काम करेंगे हमें कीबोर्ड से लिखकर काम करना पड़ेगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर टच स्क्रीन हो तो टच कर सकते थे, और माउस है तो माउस का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं कोई एक फोल्डर बनाता हूँ, D ड्राइव में हूँ, यहाँ पर हूँ। देखिए यहाँ जो ABC जो ग्राफिक्स में बनाया है ABC, ये यहाँ भी है क्या, देखिए ये रहा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर बनाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा क्या, तो MD एक कमांड होती है, यानी कीबोर्ड से सारा काम करना पड़ेगा। MD मैक डायरेक्टरी ABC2, मैंने ABC2 नाम से एक बनाया, और यहाँ पे देखिए ABC2 नाम से एक फोल्डर यहाँ पे जनरेट होके आ गया है, क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे चेक करते हैं dir कमांड लगा के। देखो यहाँ पे जो भी काम करना है, किसी को चेक करना है, किसी को फोल्डर क्रिएट करना है, डिलीट करना है, जो भी कुछ भी करेंगे वो कमांड दे के ही करना पड़ेगा, यानी कि इसमें लिख कर ही करना पड़ेगा। माउस का कोई यूज़ नहीं है। तो पहले के जो सिस्टम चलते थे वो इस प्रकार से चलते थे। देखिए यहाँ पर ABC2 नाम
का फोल्डर भी बन चुका है, इधर भी बन चुका है। तो अब चलते हैं वापस इधर। तो सबसे पहले देखिए इंटरफेस आपका कमांड बेस, ग्राफिक्स, अब टच बेस्ड आ गए, यानी कि स्मार्टफोन पे टच करने पर ही सारा काम हो जाता है। एक होता है वॉइस इंटरफेस, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए वो बोल बोल के लिख देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर भी एक कोर्टाना नाम का क्या है, एक फैसिलिटी है विंडो 10 में। देखिए यहाँ पे नीचे टास्क बार पे यह कोर्टाना, तो जो भी हम बोलेंगे उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा अपनी वॉइस को और किस में कन्वर्ट करेगा, अपने कोडिंग में कन्वर्ट करके जो भी हमने इससे पूछा है उसका ये क्या करेगा, आंसर जो भी रिस्पॉन्स हमें देगा। ये जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, एक ये आपका इंटरफेस है। जेस्चर बेस्ड भी, कमांड बेस, ग्राफिक्स, टच बेस्ड और वॉइस बेस्ड और जेस्चर बेस्ड। सम स्मार्टफोन बेस्ड एंड्रॉयड एंड iOS एज वेल एज लैपटॉप, यानी स्मार्टफोन है इनके अंदर क्या होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और iOS जो कि एप्पल के अंदर होता है, एप्पल वाले मोबाइल में होता है, एज वेल लैपटॉप में भी ऐसे होता है। लेट यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइस यूजिंग जेस्चर लाइक वेविंग, टेलिंग, टिल्टिंग एंड मोशंस एंड सेकिंग्स, यानी कि कुछ ऐसी थी वेविंग यानी कि जो धारा यानी कि प्रवाह होता है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इनको इंटरफेस कर सकते हैं। लेज़र लाइट के थ्रू है, मोशंस के थ्रू है, सेकिंग करके हम जेस्चर बेस्ड इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पढ़ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर क्या है, एक सिस्टम, और सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पूरे को हैंडल करके रखता है, पूरे को मैनेज करके रखता है। तो किस किस को मैनेज करता है, इसके अंदर सबसे पहले हार्डवेयर डिवाइस आती है आपकी प्रोसेसर यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट। आपके पास कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कई मोर इंस्ट्रक्शन इसमें हम प्रोवाइड करवाते हैं कि एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, ये सारे काम करवा देते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको करनी है, किसको कितना प्रोसेसर की जो स्पेस होता है, मेमोरी होती है, वो किसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, ये सारा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी प्रोसेस को मैनेजमेंट करना इसका फर्स्ट वर्क है। फिर मेमोरी को मैनेजमेंट करना, अब मेमोरी अपने पास कितनी है, कितनी स्पेस अपने पास अभी है, कितनी अपनी जो मेमोरी है वो फुल हो चुकी है, अब कितनी मेमोरी का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि जैसे कि किस वर्क को कितनी मेमोरी अलॉट करवानी है, किससे वापस मेमोरी रिट्राइवल करवानी है, तो ये काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो दूसरा वर्क क्या है इसका, मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, फाइल की साइज़ को कैलकुलेट करना, अगर स्पेस है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करना, कंप्रेस करना, ठीक है, ये सारा काम फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट में आपके आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में, जैसे कीबोर्ड, माउस है, और आउटपुट आपका मॉनिटर, प्रिंटर है। ये सारी जो डिवाइसेस होती हैं उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो भी डिवाइस है कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइस अटैच होती हैं उनको मैनेजिंग का काम भी किसका है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये स्टूडेंट आपका फर्स्ट चैप्टर था, इसमें कुछ समरी यहाँ पे दी हुई है, क्वेश्चन आंसर हैं। तो इनके क्वेश्चन आंसर आपको सारे कॉपी में राइट डाउन करने हैं। इनके नोट्स में पीपीटी की स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, वो आपको कॉपी में करके मेरे को स्कूल में आकर चेक करवा के जानी है। जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज हैं, अगर इनमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।